सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति से पांचवा अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस अध्याय से एक और भाग देख चुके हैं। तो उस भाग में हमने पढ़ा था कि दक्षिण एशिया क्या है। इसमें हमने मैप के थ्रू भी देखा था, साथ में हमने दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी देखा था। अब हम इस भाग में पढ़ेंगे कि भारत का इसके पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है। साथ ही साथ हम देखेंगे सार्क के बारे में। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हिंदी रूपांतरण है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम इसमें देखेंगे भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा सहयोग के मुद्दे। तो संघर्ष में सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर विवाद, जिसमें कि आप देखिए कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात जो है भारत और पाकिस्तान दोनों 1948 में जम्मू कश्मीर को लेकर के युद्ध में भिड़ गया। इसमें पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिलेगा, और इतना कहकर वह कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो पाकिस्तान से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भारत के साथ मिलने पर समझौता कर दिए। अब इस समझौता के बाद भारत ने कश्मीर की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी, और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध रुका। यह युद्ध अनिर्णित रहा, और इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर जो है दो भागों में बट गया, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और कुछ हिस्सा भारत के कब्जे में आ गया। इसके बाद भी 1965 में पुनः भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और उसके बाद फिर 1971 में भी युद्ध हुआ, और लास्टली 1999 में कारगिल युद्ध हुआ है दोनों के बीच में। लेकिन इतने युद्ध के बाद, 4 युद्ध दोनों के बीच हुआ है, इतने युद्ध के बाद भी अभी तक दोनों के बीच ये कश्मीर मुद्दा जो है अभी तक अनिर्णित है। कश्मीर के अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर भी दोनों देशों के मध्य विवाद है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से इस पर भारत भी और पाकिस्तान भी अपना दावा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा को लेकर भी दोनों देशों के मध्य विवाद है। सरक्रीक गुजरात के तटीय इलाका कच्छ के रण में एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि सरक्रीक जिसके भी क्षेत्र में जाएगा तो उससे सटा हुआ जो समुद्रीय इलाका है उस पर उसका नियंत्रण होगा। इस कारण से दोनों देश जो है इस पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोनों के मध्य हथियारों को होड़ को लेकर भी तनातनी बना रहता है। आप देखेंगे कि 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में तथा पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसके बाद दोनों देशों के मध्य काफ़ी तनातनी रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कि दोनों देशों के मध्य विवाद है। इसमें भारत का जो आरोप है कि पाकिस्तान जो है चोरी छिपे हिंसा की रणनीति अपनाता है, और साथ में कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करता है, प्रशिक्षण देता है, और साथ में धन मुहैया भी कराता है, और इसके साथ साथ जो भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत यह भी कहता है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में पंजाब में जो खालिस्तान की मांग को लेकर के उग्रवादी संगठन जो उभरे थे उनको भी पाकिस्तान द्वारा हथियार तथा गोला बारूद की सप्लाई की गई थी। इसके अतिरिक्त जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके द्वारा बांग्लादेश व नेपाल से भारत विरोधी अभियान जो चलाया जाता है, इससे भारत के पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों को भी समर्थन मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान का भारत पर आरोप है कि भारत जो है अपने खुफिया एजेंसी के माध्यम से सिंध और बलूचिस्तान में लोगों को भड़का कर उपद्रव करवा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के मध्य केवल संघर्ष ही रहा है। इसमें कई सहयोग भी हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुआ है, और ये जो सिंधु जल संधि है वो कई सारे युद्ध होने के बाद भी अभी तक से यह संधि कायम है। इसके अलावा दोनों देश जो है सरक्रीक सीमा विवाद पर भी बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, और इस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच कई सारे बस सेवा की शुरुआत
की गई है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों देशों के मध्य सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापार वगैरह में भी दोनों देश अब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अब हम भारत बांग्लादेश संबंध देखते हैं। तो भारत बांग्लादेश के मध्य भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कि दोनों के बीच मतभेद है। इसमें सबसे पहले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर ही दोनों में मतभेद बना रहता है। इसके अलावा भारत में जो बांग्लादेशी लोग जो हैं वो अवैध घुसपैठ करते हैं, जिस पर कि भारत को हमेशा आपत्ति रही है। इसके अलावा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात जो है वहाँ बांग्लादेश से अपना गतिविधि चलाता है और उसका समर्थन बांग्लादेश को मिलता है। इस पर भी भारत को आपत्ति रही है। उसके बाद जो है भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, जो आसाम का क्षेत्र है उसमें जाने के लिए भारत का चाहता है कि बांग्लादेश अपने क्षेत्र से जाने हेतु रास्ता दे, लेकिन बांग्लादेश इसके लिए इनकार करता है। उसके बाद जो बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस है, तो भारत चाहता है कि बांग्लादेश प्राकृतिक गैस का निर्यात भारत को करे, लेकिन बांग्लादेश जो है इसके लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही भारत जो है म्यांमार से प्राकृतिक गैस लाने हेतु बांग्लादेश के रास्ता से पाइपलाइन बिछाना चाहता था, जिसके लिए बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसके कारण कि भारत को बांग्लादेश से आपत्तियां रहती है। इसके साथ ही बांग्लादेश का मानना है कि भारत जो है इस क्षेत्र में दादागिरी करता है और वो बड़ा देश होने के कारण हम लोग पर धौंस जमाता है। इसके साथ ही बांग्लादेश यह भी कहता है कि बांग्लादेश का जो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भारत जो है विद्रोह को हवा दे रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद भी रहा है। हालांकि ये सीमा विवाद जो है हल कर लिया गया है, जिसमें कि बहुत सारे क्षेत्र जो भारत में बांग्लादेश का क्षेत्र पड़ता था वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया, और जो बांग्लादेश में भारत का क्षेत्र पड़ता था उसे भारत ने बांग्लादेश को दे दिया। तो सीमा विवाद सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि नदी जल बंटवारा भी पर भी दोनों में समझौता हो चुका है। इसके साथ ही जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो कि 2014 से अब एक ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है, इसमें जो है बांग्लादेश उसका एक हिस्सा है और बांग्लादेश के माध्यम से ही भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो संगठन है आसियान, वहां तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश से मतभेद के साथ साथ सहयोग भी बना हुआ है। अब हम भारत और नेपाल के बारे में देखेंगे तो हम देखते हैं कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक मित्रता संधि हुई थी। इस संधि के माध्यम से दोनों देश के नागरिक जो है बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और साथ में एक दूसरे के देश में काम कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी इन दोनों में कई सारे मुद्दों पर मतभेद है, जिसमें भारत की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि व्यापार में चीन जो है भारत के साथ बेईमानी करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही नेपाल जो है चीन के साथ संबंधों को लेकर के भारत को कई बार बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है, जिससे कि भारत ने को नेपाल के साथ कई बार अप्रसन्नता जाहिर करनी पड़ी है। इसके अलावा नेपाल की भूमि से भारत विरोधी जो गतिविधि चलती है, भारत चाहता है कि नेपाल उस पर ठोस कदम उठाए, लेकिन नेपाल उस पर ठोस कदम नहीं उठाता है। इसके अलावा जो नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा है, इस माओवादी आंदोलन के कारण जो है भारत की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि माओवादी जो है बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक अपनी गतिविधि में शामिल हो चुके हैं और इनका कहीं ना कहीं तार नेपाल के माओवादियों से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें नेपाल का मानना है कि भारत जो है उसकी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करता है। इसके साथ ही नेपाल कहता है कि भारत जो है नेपाल की नदी जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है, और साथ में नेपाल का एक आरोप यह भी है कि चूंकि यह स्थल रुद्ध देश है, यानी कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो उसे समुद्र तक जाने के लिए भारत से होकर के रास्ता चाहिए होता है। तो इसमें भी भारत कई बार रोक लगाता है। तो ये चीज़ें मतभेद के मुद्दे हैं। इसके अलावा अब दोनों में कुछ मुद्दों पर सहयोग भी है, जो कि इन मतभेदों के बावजूद दोनों के मध्य मजबूत और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहयोग करता है। तो आप अब देखेंगे कि दोनों देशों के मध्य व्यापार को लेकर के, वैज्ञानिक सहयोग को लेकर के, साझे प्राकृतिक संसाधन को लेकर के, या बिजली उत्पादन को लेकर के, या जल प्रबंधन ग्रिड आदि को लेकर के दोनों देश जो है एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इसके साथ ही नेपाल में 2008 से लोकतंत्र की स्थापना हुई है और इस लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के मध्य संबंध को और मजबूती प्रदान हो रही है।
अब हम भारत और श्रीलंका संबंध देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य तनाव के कोई विशेष मुद्दे नहीं रहे हैं। कुछ समय के लिए ये तनाव बना था, जो सिंहली और तमिल जातीय संघर्ष जो श्रीलंका में चला था, उसको लेकर के भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ समय के लिए तनाव बना था। लेकिन 1989 में जब शांति सेना वापस आ गई थी भारत की, उसके बाद से भारत जो है इसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया और तब से दोनों के मध्य कोई अन्य विवाद नहीं हुआ। एक कचायू द्वीप था जो कि हिंद महासागर में पड़ता है, उसको लेकर के दोनों के मध्य विवाद हुआ था, लेकिन इस द्वीप का विवाद भी सुलझा लिया गया है और इस द्वीप को भारत द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया है। तो ये समस्या भी सॉल्व हो गया है। साथ में अब दोनों में सहयोग की जो है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। सहयोग के मामले में आप देखेंगे कि दोनों देश जो है मुक्त व्यापार समझौता कर चुके हैं। साथ ही सुनामी के समय में जो श्रीलंका में समस्या उत्पन्न हुई थी, तो भारत ने सबसे पहले सहयोग किया था। उसके बाद जो श्रीलंका है, सबसे पहले जो आर्थिक उदारीकरण एशिया साउथ एशिया के क्षेत्र में सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण करने वाला देश बना है। तो श्रीलंका सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण किया, इसके कारण ये जो है भारत के साथ इसके आर्थिक संबंध बहुत ही मजबूत हुए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और भूटान का संबंध कैसा है। तो भूटान भी एक स्थलरूढ़ देश है जो कि भारत और नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। तो देखेंगे कि भारत और भूटान के बीच हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं, इनमें कभी कोई विवाद नहीं रहा है। एक बार जब भारत ने ये शिकायत की थी भूटान से कि उसके पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी संगठन है वो भूटान में जाकर के शरण ले लेते हैं और वहाँ से वो पूर्वोत्तर भारत में गतिविधि चलाते हैं, तो इसके प्रत्युत्तर में तुरंत भूटान के द्वारा वहाँ पर जो उग्रवादी और गुरिल्ला जो संचालन कर रहे थे उसे अपनी भूमि से मार करके भगा दिया, जिससे कि भारत और भूटान के बीच संबंध को और ज़्यादा मजबूती प्रदान हुई। इसके अलावा भारत जो है भूटान के पनबिजली परियोजना में भी काफ़ी सहयोग कर रहा है और वहाँ के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान जो है भारत ही देता है। अब हम देखते हैं भारत और मालदीव के बीच कैसा संबंध है। तो भारत और मालदीव के बीच भी मधुर संबंध रहे हमेशा से, कोई विशेष विवाद इन दोनों के मध्य नहीं रहा है। एक बार क्या हुआ था 1988 में तब भारत के तमिल सैनिकों ने इस मालदीव पर हमला किया था। तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत अपने नौसेना तथा वायुसेना के माध्यम से तत्काल मालदीव को सहायता भेजी और मालदीव को उस हमले से बचाया। तो इस तरह से यहाँ से संबंध और मजबूत हुआ। उसके अलावा भारत जो है मालदीव के आर्थिक विकास में, पर्यटन में और मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी मदद कर रहा है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत को जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आकार में चूंकि भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली भी है, इस कारण से जो इसके पड़ोसी छोटे देश हैं वो हमेशा भारत को जो है शंका की दृष्टि से देखते हैं, इसके हर कदम को शंका की दृष्टि से देखते हैं। वहीं भारत को लगता है कि इसके पड़ोसी देश जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि भारत यह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि जैसे ही राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है तो उसे बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप करने का या प्रभाव जमाने का मौका मिल जाता है। तो भारत इस चीज़ के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि केवल इस क्षेत्र में भारत और अन्य देशों का ही विवाद रहा है, जबकि बल्कि यहाँ पर जो है अन्य देश भी आपस में कई सारे मतभेद रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे नेपाल भूटान में नेपाली लोगों के भूटान प्रवास को लेकर के दोनों में मतभेद रहा है। साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या को लेकर के मतभेद बना हुआ है। इसके अलावा नेपाल बांग्लादेश में भी नदी जल की हिस्सेदारी को लेकर के मतभेद है। लेकिन चूंकि भारत इस क्षेत्र में बीच में पड़ता है और सारे पड़ोसी देशों की सीमा भारत के साथ लगती है, इस कारण से भारत जो है इस क्षेत्र के में एक सेंटर पॉइंट बन जाता है और इस कारण से सारे संघर्ष लगभग भारत के साथ ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो भारत के साथ इन पड़ोसी देशों का जो संबंध है उसमें एक महत्वपूर्ण जो स्टेज है वो है सार्क। सार्क जो है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो 1985 में ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी जो है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। पहले ये सिर्फ 7 देश इसके सदस्य थे। अफगानिस्तान 2007 में इसमें जुड़ा है। तो इस प्रकार अब इसमें 8 सदस्य हो चुके हैं। इसका उद्देश्य जो था आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2002 में साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी कि इस क्षेत्र को स्वतंत्र व्यापार का क्षेत्र बनाने के लिए सभी देशों में आपस में सहमति हुई थी। और 2004 में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में सार्क का जो 12वां सम्मेलन हुआ था उसमें साफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ तथा यह साफ्टा जो है यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया है। हालांकि ये साफ्टा लागू हो गया है परंतु फिर भी इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में कई सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, जिसमें सबसे पहला जो कठिनाई है वो यही है कि भारत पाकिस्तान का जो तनावपूर्ण संबंध रहा है इसके कारण ये जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में उस तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। साथ में जो भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं वो जो है भारत के हर एक कदम को शक की निगाह से देखते हैं। इसके कारण भारत द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसका पर्याप्त समर्थन इन देशों के द्वारा नहीं मिलता है। इसके कारण जो है साफ्टा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि इस क्षेत्र में जो साउथ एशिया का क्षेत्र है इस क्षेत्र में बाह्य ताकत जो है जैसे चीन और अमेरिका का भी हस्तक्षेप है, जिसके कारण कि मामला और पेचीदा हो जाता है। तो अब आवश्यकता है कि दो देशों को या जो ये पड़ोसी देश हैं इनको आपस में और अधिक खुलकर के सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के विकास को और अधिक गति प्रदान किया जा सके तथा सभी देश यहाँ का विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा 5वां चैप्टर जो है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।